उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कुमाऊं और गढ़वाल में तेज बारिश की संभावना, पिथौरागढ़ में भूस्खलन से लोगों में डर। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, हरिद्वार से परिवर्तन यात्रा 2.0 का किया गया शुभारंभ। हरीश रावत की बेटी अनुपमा ने लिया भाग। कांग्रेस ने सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। चुनावी मौसम में बीजेपी ने कसी कमर, ऋषिकेश में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम पुष्पेंद्र सिंह धामी भी रहे मौजूद। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके लिए बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पिथौरागढ़ में भूस्खलन से लोगों में डर भी देखा जा रहा है। तो तेज बारिश का दौर लगातार उत्तराखंड में चल रहा है और एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उत्तराखंड में तेज बारिश होने की। कुमाऊं और गढ़वाल में तेज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक बार फिर मौसम बदल रहा है उत्तराखंड का, और जिस तरीके से मौसम लगातार करवट ले रहा है, लोगों में एक डर का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही है उत्तराखंड से। और जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है उसके बाद मलबा सड़कों तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इस वक्त जीवन हो चला है उत्तराखंड में। आजीविका पे लोगों के खतरा मंडराने लगा है। अब कुमाऊं और गढ़वाल के लिए कहा गया है तेज बारिश की संभावना है। वहीं पिथौरागढ़ में भूस्खलन से लोगों में डर भी बना हुआ है। तो उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इसके लिए जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करने से बचे। और इस वक्त पर्यटकों से अपील की जा रही है कि उत्तराखंड का रुख करने से बचें। हमारे साथ सतांजी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, उसी से उनका रुख करेंगे। जानकारी दीजिएगा कि इस वक्त मौसम कैसा है उत्तराखंड का, क्योंकि एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम काफी खराब सा चल रहा है, जिसके कारण बहुत ही बारिश की संभावना है। संभावना बारिश की काफी चल रही है। और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? आने वाले समय में चेतावनी दी जा रही है कि बारिश होने वाली है। और सताक्षी, ये जिक्र करिएगा कि स्थानीय लोगों के लिए इस वक्त कितनी मुश्किलें आप देख रही हैं? काफी तेज बारिश की वजह से पानी घरों में काफी भर चुका है, जिसके कारण लोगों को जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सताक्षी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है और हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और स्थानीय लोगों के लिए भी बेहद मुश्किल हो चली है। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रणनीति बनाई जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर। हरिद्वार से परिवर्तन यात्रा 2.0 की शुभारंभ किया गया है। हरीश रावत नहीं रहे मौजूद, बेटी अनुपमा ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस ने सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है और एक बार फिर से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को घेरा है। हरिद्वार से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया, लेकिन इस दौरान हरीश रावत इस यात्रा के दौरान मौजूद नहीं रहे। उनकी जगह उनकी बेटी अनुपमा ने इसमें भाग लिया और परिवर्तन यात्रा को निकाला गया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और समय बेहद कम बचा है।
ऐसे में परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी और इस साल कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2022 में सत्ता में काबिज होगी। परिवर्तन यात्रा हरिद्वार से निकाली गई है इस बार। इस दौरान हरीश रावत की जगह उनकी बेटी अनुपमा ने भाग लिया और परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया। इससे पहले भी परिवर्तन यात्रा निकाली गई, चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ नजर आए और सीधा सीधा जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोशिश की जा रही है वोटर्स को लुभाने की और लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का भी काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है आगे की रणनीति को लेकर के। हालांकि 2022 में क्या होना है ये परिणाम बताएंगे और जनता जनार्दन है किसका चुनाव करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार मजबूत रणनीति बना रही है। हमारे साथ नैन्सी लोहानी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। नैन्सी, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां आप देख रही हैं? कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव जो कि 2022 को होने वाला है उसका अपनी पूरी ताकत झोंकती है। वहीं परिवर्तन रैली की बात करें 2.0 उसका भी शुभारंभ हो चुका है उत्तराखंड में और यह रैली हरिद्वार से शुरू होने वाली है, जिसमें देखा गया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत वो मौजूद नहीं थे, उनके बदले उनकी बेटी अनुपमा वो मौजूद थी। और इसमें मेन मुद्दा यही रहेगा कि बेरोजगारी और जैसे मेन मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट कर रखा है उसमें। और अगर बात करें जनता की तो क्या फीडबैक जनता की तरफ से आप देख रही हैं? जनता की तरफ से हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जनता भी उत्साहित है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। पूरी ताकत से पूरी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ रही है रैलियों में और जो परिवर्तन रैली 2.0 निकली गई है उसमें भी भारी मात्रा से भीड़ जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जनता का उत्साह 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। नैन्सी, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 2022 में सत्ता में काबिज होगी, क्या आपको लगता है? क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ देखा जाए तो तमाम बड़े चेहरे इस वक्त उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। जहाँ हम देखें कि बीजेपी का तो विपक्ष अभी सत्ता में सरकार बीजेपी ही है तो विपक्ष कांग्रेस है, लेकिन हम जब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2022 की तो हमें कहीं ना कहीं यही लगता है कि धरातल में जो बात है वो यही है। उत्तराखंड की जनता भी इस बार बीजेपी को नहीं देखना चाहती, क्योंकि हमने जैसे कि देखा है कि उन्होंने लगातार अपने मुख्यमंत्रियों को 3 बार बदला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारी उत्तराखंड के प्रदेश की जनता पे। तो इसीलिए ये थोड़ा इस बार भाजपा के लिए उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव थोड़े मुश्किल होंगे। और देखा जाए कि कांग्रेस का तो कांग्रेस भी पूरी मेहनत और पूरी ताकत झोंक रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में। और कार्यकर्ता को जिक्र करिएगा नैन्सी की, क्या बूथ लेवल तक कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ठीक है नैन्सी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले साल और कांग्रेस तमाम रणनीति बनाने में जुट गई है। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि चुनावी मौसम चल रहा है तो बीजेपी ने भी कमर कस ली है और लगातार बीजेपी की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। बैठकों का दौर लगातार बीजेपी में भी चल रही है। तो चुनावी मौसम में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और ऋषिकेश से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अपनी मौसम चल रहा है, बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी के दौरान लगातार चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही है, तमाम बड़े चेहरे लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश से निकाली गई है। एक और कांग्रेस हरिद्वार से परिवर्तन यात्रा कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने ऋषिकेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है।
तो सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान और जनता से आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, एक और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपनी ताकत झोंकने में जुट चुकी है कि तमाम यात्राओं का रोल शुरू हो चुका है। तो वहीं तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं, तमाम बैठकों का दौर उत्तराखंड में शुरू है। जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी भी लगातार कमर कस चुकी है और जिस तरीके से लगातार बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं और तमाम तरह की यात्राओं में वो शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2022 का चुनाव होगा वो बड़ा ही दिलचस्प उत्तराखंड में होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी जहाँ जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो जिस तरीके से देखा कि जब आज ऋषिकेश से बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली शुरू की तो कहीं ना कहीं भारी सैलाब उमड़कर जरूर सामने दिखा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। तमाम जो योजनाएं हैं उन्होंने वहां पर गिनवाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, कि चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो या महंगाई के लिए हो या फिर अन्य कोई कार्य हो, चाहे महिलाओं के लिए योजनाएं हो, लगातार योजनाएं भी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सीधा 2022 के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है कि जो जन आशीर्वाद रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई इसको सीधा 2022 के चुनाव से जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर 2022 के चुनाव में कितना आशीर्वाद बीजेपी को मिल पाता है या फिर कितना परिवर्तन कांग्रेस कर पाती है, तो आने वाला समय ही बताएगा सोनिका। और क्या रुख आप जनता का देख पाते हैं, क्योंकि अगर बात करें दूसरी पार्टियों की तो इस वक्त आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्टिव हो रही है और मुफ्त बिजली की घोषणा कर रही है। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है वो हमेशा यही इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान में लगातार कार्य कर रही है। तमाम कुनबा बढ़ाने का कार्य आम आदमी पार्टी कर रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल देहरादून आए थे तो उन्होंने बिजली का एक कार्ड फेंक कर कहीं ना कहीं जनता को एक रिझाने की कोशिश की है और वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि उत्तराखंड में उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड के वासियों को फ्री देंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी कितनी सेंधमारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कर पाती है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर विधायक नहीं है, ना ही कोई जिला पंचायत है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना 2022 के चुनाव में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला पाएगी। हालांकि जो यहाँ का इतिहास रहा है और बीजेपी और कांग्रेस का इतिहास पहले से रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कभी बीजेपी की सरकार आती है। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस इतिहास को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धनराज, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें मुद्दे की तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोट देगी जनता, कौन से मुद्दे हावी हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से यदि उत्तराखंड के मुद्दों की बात करें तो जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है या फिर अस्थायी राजधानी का मुद्दा है कि उत्तराखंड को 21 साल बने हो चुके हैं लेकिन अभी तक अस्थायी राजधानी उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये भी आंदोलनकारियों का उसका सामने आता है कि तमाम आंदोलनकारी मांग भी कर रहे हैं कि उनको अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई स्थायी राजधानी नहीं बनाई गई है, क्योंकि गैरसैंण भी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून भी एक अस्थायी राजधानी है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे चुनाव में उठकर जरूर सामने आते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर बीजेपी पर होता है और तमाम मुद्दों को लेकर ही विपक्ष भी जनता के बीच जाता है। देखने वाली बात ये होगी क्या जनता जो है इन मुद्दों को किस तरीके से देखती है और किसको अपना समर्थन देती है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में आ गए हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं उत्तराखंड में। बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड में 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और इस दौरान तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। आंशिक तौर पर पहले प्राइमरी स्कूलों को खोला जाएगा और उसके बाद ये जानकारी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी है कि आंशिक तौर पर पहले प्राइमरी स्कूलों को खोला जाएगा।
स्कूल एसोसिएशन की मांग के बाद ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन इस दौरान करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है क्योंकि फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कहा गया है कि सबसे पहले आंशिक तौर पर प्राइमरी स्कूलों को खोला जाएगा और इस दौरान तमाम व्यवस्थाएं स्कूलों में करानी होंगी। तमाम सैनिटाइजेशन से लेकर के बच्चों की बीच दूरी का ध्यान रखना होगा स्कूल प्रशासन को, ये साफ कर दिया गया है। छोटे बच्चों की बात करें तो उनको इतना नहीं पता होता है कि जैसे खाना शेयर नहीं करना है, किसी का बैग नहीं छूना है, अपनी पानी की बोतल लेनी है, दूसरे की शेयर नहीं करनी है। इन सब चीजों को आप किस तरीके से बच्चों को मैनेज कर पाएंगे? हाँ, जब बच्चे आएंगे एक तो असेंबली नहीं करेंगे, सैनिटाइज करा के क्लासरूम में जाएंगे। क्लासरूम में टीचर्स होंगी, वो उनको प्रॉपर बिठा देंगे। उसके बाद उनको बाहर तभी भेजेंगे जब उनको टॉयलेट या पानी के लिए जाना होगा, किसी काम के लिए, वैसे नहीं भेजेंगे। और बच्चों को टीचर वहाँ कंटिन्यू बनी रहेगी हमारी, जो बच्चों को देखेगी, क्योंकि छोटे बच्चे खुद तो नहीं कर पाएंगे, हमें भी मालूम है। कुछ हमारे पास स्टाफ और भी हैं, कुछ जो टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नीरू। नीरू जी, थोड़ा बताइएगा, जिस तरह से बच्चे स्कूल आने शुरू हो जाएंगे और कोविड की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सैनिटाइज हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं, बच्चों के साथ परेशानी जो बनी रहेगी, छोटे बच्चों की खोल दिया गया है, तो उसको लेकर जो तैयारी होगी और जो पढ़ाने का जो वो होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे, क्या गैप होना चाहिए, ये सब चीजें थोड़ा बताइए। सर, हम कोशिश पूरी करेंगे, हम अपने पास ही सैनिटाइज रखेंगे और बच्चों के पास ही सैनिटाइज रखवाएंगे, जिससे हमारे पास बच्चे आए तो हम उनको सैनिटाइज कर सके। उनके हाथों को बार बार करवाएं कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास आए थोड़ा डिस्टेंस से उन्हें खड़ा करें और थोड़ी दूर पे ही हम कॉपी चेक करेंगे, उनको अपने पास ज्यादा नहीं बुलाएंगे और दूसरे बच्चों से भी स्पेशल ध्यान रखेंगे और बार बार कोशिश करेंगे कि खाना शेयर ना करें, उस पर ज्यादा स्पेशल ध्यान रखेंगे हम बच्चे। मैं मैडम थोड़ा सा जानकारी और चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से जो है राज्य सरकार ने तो कह दिया है कि बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे, वहीं अगर उनके गार्जियंस की बात करें, जो पेरेंट्स हैं उनके, क्या उन पर किस तरीके का पाबंदी होगी कि बच्चे को भेजना ही भेजना है, या कुछ उनके साथ कि वो समझौता किया जाएगा कि आप उनको ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और स्कूल में भी आना अनिवार्य इतना जरूरी नहीं है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम यदि गार्जियन कहेंगे, उनकी विलिंग होगी, तभी हम बच्चों को बुलाएंगे। अगर उनकी विलिंग नहीं है तो वो जैसा चाहेंगे ऑनलाइन पढ़वाना चाहेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैडम, सैनिटाइज के लिए किस तरीके का तो जो है स्कूल में तैयारी की हुई है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि स्कूल में जो अभी डेंगू का भी चल रहा है, वायरल का भी चल रहा है, तो उसको लेकर भी क्या क्या तैयारी हो सकती है? डेंगू के लिए हम ये बच्चों को बताते हैं कि वो फुल स्लीव और सॉक्स और मतलब कपड़े पूरे पहनकर आए और मतलब ज्यादा इधर जहाँ पानी है ऐसी जगह पे वो ना जाए। हम वैसे तो हमारे यहाँ प्रॉपर है कि पानी वानी हम कहीं इकट्ठा नहीं होने देते, फिर भी हम उन बच्चों को मना करेंगे कि बेटा जहाँ पानी वगैरह उस जगह खड़े ना हो, खेले नहीं, क्लासरूम से बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक, ये सब चीजें हैं। चलिए, तमाम जानकारी के साथ संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, स्कूल खुलने जा रहे हैं 21 सितंबर से, क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं स्कूलों में, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? देखिए सोनिका, आपको बता दूं, जो 1 तारीख से स्कूल खोलने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 के स्कूल खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो इस फैसले का विरोध करते हुए जो कांग्रेस पार्टी और साथ साथ कई अभिभावक की अगर बात करें तो अभिभावक भी इस फैसले से नाराज है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार का ये जल्दबाजी का फैसला माना जा रहा है, कि सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। कि जहाँ सरकार कोविड गाइडलाइन की बात करें तो कोविड गाइडलाइन को लेकर के जिस तरीके से बड़े बड़े कोविड गाइडलाइन को लगातार कोविड जो कर्फ्यू है उसको आगे बढ़ा रही है, और उसके बाद इस तरीके का फैसला ना सरकार की पॉलिसी लोगों के समझ में नहीं आ रही। लोगों की कहने का मतलब सरकार की पॉलिसी किस तरीके से सरकार काम करना चाह रही है। बच्चों को लेकर के जो तीसरी वेव का खतरा बताया गया है, उसके बाद जो 21 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला है, कि सरकार एक तरफ कह रही है कि कोविड की 3rd वेव आएगी, उससे लगातार जो कोरोना के फैलने का संक्रमण है वो बच्चों में ज्यादा हो सकता है। उसको लेकर के अब सरकार 21 सितंबर से बच्चों का ही स्कूल खोलने जा रही है, तो उसको लेकर के अभिभावक थोड़े नाराज है। कई अभिभावकों ने स्कूल में ही बात करी। हालांकि कई स्कूल संचालकों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो अभिभावक का नाराजगी सामने आ रही है, अगर वो चाहेंगे तो अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी संजय, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है पंजाब से। पंजाब में घमासान लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बड़ी जानकारी इस वक्त की,
आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है और दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और हरीश चौधरी को बुलाया गया है। कैप्टन ने सोनिया गांधी से फोन पर नाराजगी जताई है क्योंकि ये बैठक बुलाई गई है। विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तकरीबन 40 विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी इस बैठक को बुलाने के लिए। हालांकि कभी भी विधायकों की बैठक होती है तो सीएम कैप्टन उन्हें बुलाया करते थे, लेकिन इस बार विधायकों की बैठक होने जा रही है और इस पर नाराजगी जताई है कैप्टन ने सोनिया गांधी को। उन्होंने फोन किया है। इसी बीच जानकारी ये भी आई है तो लगातार घमासान देखा जा रहा है पंजाब कांग्रेस में। हमारे रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, जिस तरीके से घमासान लगातार देखा जा रहा है पंजाब कांग्रेस में, अब पहले कहा गया था कि जैसे ही सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा सब विवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं आए दिन हर एक दिन नई कहानी सामने आ रही है। अब जो हो रहा है उसे क्या माना जाए नवदीप? दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पंजाब भवन के बाहर मैं मौजूद हूँ और मैं तस्वीरें आपको सुनकर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कितनी बड़ी हलचल है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और पिछले दरवाजे से ही जो मंत्री और विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अंदर दाखिल और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है शुरू से ही, सुबह से ही। और लेकिन कई मंत्री और विधायक जो है इस वक्त जो है वो कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद है और यहाँ पर एक बैठक चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनकी सरकारी रहायश पर भी एक बैठक चल रही है, जहां पर भी जो कई मंत्री जो है, कई विधायक मौजूद है। थोड़ी देर पहले ऐसी खबरें थी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 3:30 या 4 बजे के बीच जो है राज्यपाल से पंजाब के गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। उनसे वो मिल सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री पास से इस्तीफा नहीं देंगे। वो विधायक दल की बैठक के अंदर अपना जो शक्ति प्रदर्शन है, अपने गुट के जो विधायक हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की गुट की तरफ से ये कहा गया था कुछ दिन पहले कि 55 से ज्यादा जो विधायक हैं वो पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच इतने विधायक उनके साथ है, और अगर ऐसी बात होती है, अगर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन उनके कोठी से बाहर उसकी कोठी के अंदर चल रहा है, वहां पर मंत्री की बैठक जारी है और अगर उनको लगा कि मंत्री और विधायक उनके साथ है तो शायद वो इस्तीफा ना दे। लेकिन ये खबरें पुख्ता से सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज 5 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है उससे ठीक पहले वो राज्यपाल से मिल सकते हैं, उनको अपना इस्तीफा, सरकार का इस्तीफा पूरी तरीके से सौंप सकते हैं। ये भी खबर प्रमुखता से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो राज्यपाल और उसके जो PR हैं हमारी, उनसे जो बातचीत हुई थी, उनका ये जो कहना था कि अभी तक गवर्नर से, पंजाब के गवर्नर से मिलने का समय मुख्यमंत्री हाउस की तरफ से नहीं मांगा गया है। तो ये साफ है कि अभी तक जो तमाम जो हलचल है, तमाम जो चीजें हैं वो भी क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी, क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू खेमा है उनकी बैठक भी लगातार जारी है कांग्रेस भवन के अंदर, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक खेमा है उनकी बैठक जो है वो सरकारी उनके आवास पर जारी है। तो ये बैठकें जब खत्म होगी तो उसके बाद ये क्या जो है वो सच्चाई में तब्दील हो पाएंगे कि क्या सचमुच कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो इस्तीफा देंगे या पंजाब की सत्ता पर बने रहेंगे। ये करीब मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आएगी। सोनिका, नवदीप, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में हाईकमान पे भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विवाद सुलझा क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम बचे हैं। और इसके उलट हम देखें तो बीजेपी ने पूरी कैबिनेट बदल दी, अपने CM तक बदल दिए उन्होंने। देखिए सोनिका, बिल्कुल मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान की ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि खाली पंजाब के अंदर नहीं, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा था, राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना अंदरूनी विवाद जो है वो नहीं सुलझा पाई थी। और मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि कैसे उसको अपनी सरकार से विवाद होना पड़ा। लेकिन अब हालात पंजाब के हालांकि अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक है वो उनकी गिनती 70 है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ विधायक इस्तीफा भी देते हैं तो सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें निर्भर करती है। लेकिन 2 या 3 महीने पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का, उससे पहले की ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, क्योंकि बगावत जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से निकल सामने आ रही थी। लेकिन सिद्धू जब अध्यक्ष बनते हैं तो ये बगावत जो थी वो खुलकर सामने आई और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो 2 धड़ों में बनती हुई नजर आई। कई बार ठीक है नवदीप, तमाम जानकारी आपने दी कि बैठकों का दौर चल रहा है और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाब कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है और विवाद लंबे समय से चल रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक ये विवाद सुलझेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।